हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडु ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक के देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। उससे पहले आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे आपकी सारी बुराएं दूर हो जाएं और आपको सब अच्छा चीज़ इस साल मिले। आप जो अच्छा चीज़ चाहते हैं, जो अब तक आपको दुख दिया, वो अब ना दे। नए साल में आप सारे सफल हो जाएं। सारे भावी शिक्षक जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, उनके नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भगवान बहुत खुश रखे, बहुत पॉजिटिव रहें, आप हर वो चीज़ मिले जो आप चाहते हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। आपको पता होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये इतना अभिक्रियाशील होता है कि इसे कार्बन के साथ गर्म करके हम इसके यौगिक से प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए है कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम को आप ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं कर सकते कार्बन के द्वारा जो है ना, इसको सोडियम को, मैग्नीशियम को, कैल्शियम और एल्यूमिनियम आदि को ऑक्साइड का अपचयन आप नहीं कर सकते हैं। कार्बन के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक है। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कार्बन के प्रति ऑक्सीजन के साथ इनका बंधन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पसंद करता है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इन धातुओं को आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर है उसे किस विधि द्वारा, उन धातुओं को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा। यह दे देगा कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा अपघटनी अपचयन विधि द्वारा। उदाहरण के लिए, सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड, देखिए गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के गलित क्लोराइड जो होता है ना, उसमें विद्युत अपघटन के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है। कैथोड, ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड। कैथोड मतलब याद रखिएगा, जो कैथोड जैसे बोलेंगे उसमें क्या होगा, ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड होता है। और एनोड जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव धन आवेशित इलेक्ट्रोड होता है। ये भी याद रखिएगा आप। पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं तथा एनोड पर क्लोरीन मुक्त हो जाता है। चूंकि एनोड क्या है, पॉजिटिव है, तो वहाँ निगेटिव चल जाएगा, और जहाँ निगेटिव है वहाँ पॉजिटिव चल जाएगा। अभिक्रिया इस प्रकार होती है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे धातु का परिष्करण। देखिए धातु का परिष्करण कैसे करेंगे। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते। कह रहा है कि ऊपर में जो आप जिस विधि से अपचयन विधि प्रक्रमों द्वारा जो धातु प्राप्त करते हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। तो यूज करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से शुद्ध करना पड़ेगा। इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर इन्हें शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। इसमें कुछ डस्ट, गंदगी होता है, जिसको हटा के ही आप क्या कर सकते हैं, शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि अपघटनी परिष्करण है। सबसे अच्छा विधि क्या है? धातु से अपद्रव्य को हटाने के सबसे अच्छा विधि क्या है? अपघटनी परिष्करण। अब अपघटनी परिष्करण में क्या होता है, ध्यान से देखिए। इस तरह का क्वेश्चन भी वो बना सकता है। अभी तक तो हम नहीं देखे, लेकिन अगर बना दिया, आप एक स्टेप आगे रहिए। विद्युत अपघटनी परिष्करण कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही आपको बन जाएगा कि परिष्करण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किन धातुओं को प्राप्त किया जाता है? तो कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि को प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा, कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर और गोल्ड आदि को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। तो परिष्करण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में ध्यान से देखिए, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड पर, एनोड मतलब जो आपको बताए थे पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड, उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। तो अशुद्ध धातु को एनोड पर रखते हैं, शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड पर रखते हैं। शुद्ध धातु का पतली परत किस पे रखते हैं? कैथोड पर रखते हैं, यानी कि निगेटिव इलेक्ट्रोड पर शुद्ध धातु को रखते हैं। ठीक है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटय के रूप में करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटय के रूप में करते हैं। मतलब बीच में जो लिक्विड दिया जाएगा ना, ये वाला देखिए यहाँ पे ये जो लिक्विड दिया जाता है, ये लवण विलयन दिया जाता है, धातु का लवण विलयन दिया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉपर सल्फेट, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन। आपको बताए थे कि ये कॉपर सल्फेट क्या है,
बताइए, ये लवण है तो उसी का विलयन दिया जाता है, यहाँ पे दिया जाता है। चित्र 3.12 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। इस अनुसार उपकरण आप व्यवस्थित कर लीजिए। विद्युत अपघटय से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु, एनोड पर क्या था, अशुद्ध धातु, विद्युत अपघटय में घुल जाता है। अशुद्ध धातु क्या होता है, एनोड पर जो अशुद्ध धातु था वो विद्युत अपघटय, ये वाला विद्युत अपघटय में क्या हुआ, घुल जाता है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटय से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। जितना अशुद्ध धातु इसमें घुलता है उतना ही शुद्ध धातु क्या होता है, कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है, कैथोड पर जमा हो जाता है। विलय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं। विलय अशुद्धियां क्या होता है, विलयन में चला जाता है, तथा अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है। और अविलय अशुद्धियां क्या हो जाता है, एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं या एनोड मड कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर अशुद्ध तलियां क्या हुआ, एनोड की तली पर निक्षेपित हो गया, मतलब एनोड की तली पे जमा हो गया। तो ये जो एनोड की तली पे जमा हो गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड पंख बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनोड पंख। अगर आपको पूछ दे कि एनोड पंख क्या है तो आप दिखेगा कि अविलय अशुद्धियां एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं। अविलय अशुद्धियां जो है वो कहाँ पे, एनोड के तल पर निक्षेपित हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एनोड पंख कहाँ निक्षेपित होती हैं, तो एनोड पंख जो है वो एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है। अब जो कोरोजन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। संक्षारण के संबंध में अध्याय 1 में आप विभिन्न बातों का अध्ययन कर चुके हैं, अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं, उससे आगे पढ़िए। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन इस पे आ चुका है, ध्यान से देखिए। खुली वायु पर जब आप कुछ दिन सिल्वर चांदी को छोड़ देंगे ना तो एक काली हो जाती है। क्यों काली हो जाता है, सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन बनता है कि जब आप चांदी को, सिल्वर को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो एक काला परत जम जाता है, काला हो जाता है। वह काला क्या है, तो सिल्वर सल्फाइड है। सिल्वर को मतलब चांदी को अगर वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वो किससे अभिक्रिया कर लेता है, तो सल्फर से अभिक्रिया कर लेता है। क्वेश्चन बनता है कि चांदी की वस्तुओं को जब हम खुले हवा में छोड़ देते हैं तो कुछ पश्चात वह काला हो जाता है, ऐसा वह किससे अभिक्रिया करके करता है, तो सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है। चांदी किसके साथ अभिक्रिया करता है, सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है, और क्या बनाता है, सल्फर सल्फाइड। हमेशा याद रखिएगा कि चांदी जो काला हो जाता है वो क्यों काला हो जाता है, क्योंकि वह सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेता है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र, कॉपर क्या करता है, वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर वायु में क्या होता है, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उससे अभिक्रिया कर लेता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। आपसे पूछा जाएगा कि कॉपर को जब वायु पे हम छोड़ देते हैं तो उसमें एक हरा रंग का पदार्थ जम जाता है। इस तरह का क्वेश्चन काफी बनता है, ध्यान रखिएगा आप। हरा रंग का पदार्थ जम जाता है, वह हरा रंग का पदार्थ क्या है, तो वह हरा रंग का पदार्थ कुछ और नहीं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। वो हरा रंग का पदार्थ क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, याद रखिएगा। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे में भूरे रंग की पत्रकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। लंबा, आप गांव में देखे होंगे कि लंबा समय तक जब लोहा बाहर में छोड़ देते हैं, मिट्टी उट्टी में फेंक दिया या बाहर कहीं छोड़ दिया, तो उसमें क्या होता है कि भूरा रंग का अजीब सा नहीं चढ़ जाता है, पतली परत चढ़ जाती है। वही पतली परत को हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ये तीनों पॉइंट आप 2-3 बार लुसेंट से देखिएगा और मन में इसको घुमाते रहिएगा, आराम से याद हो जाएगा। अब है संक्षारण से सुरक्षा। जंग लगने से आप कैसे बचा सकते हैं। पहला तो है पेंट लगना, ये सब आता है कि कैसे बचा सकते हैं, इसमें सारा ऑप्शन होगा, तो मोर देन अबव आपको मार देना है। पहले तो पेंट करके, दूसरा तेल लगाकर, तीसरा ग्रीस लगाकर, चौथा यसद लेपन। यसद लेपन क्या है कि लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाकर, कई बार पूछा चुका है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यसद लेपन मतलब क्या होता है, लोहे की वस्तु में आप किसका परत चढ़ा दे रहे हैं, जस्ता का परत चढ़ा दे रहे हैं। याद रखिएगा कि गैल्वेनाइजेशन यसद लेपन जो है वह लोहे में किसका परत चढ़ा देते हैं, जस्ता का परत चढ़ा जाते हैं। कई बार क्वेश्चन बना है कि लोहे में किस धातु का परत चढ़ाकर उसे संक्षारण से बचाया जा सकता है, तो जस्ता का परत चढ़ाकर उसे संक्षारण
कारण से बचा जा सकता है। क्रोमियम लेपन से एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। मिश्र धातु बनाकर भी लोहे को क्या कर सकते हैं, जंग से बचा सकते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाने की विधि को यशोद लेपन कहते हैं। क्या आपको बोले थे, जस्ता या जिंक का जो परत जब आप लोहे पे चढ़ा देते हैं तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, यशत लेपन कहते हैं। और ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यसद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहता है। मतलब क्या हुआ कि आप जस्ता का परत चढ़ा दिए, इसके बावजूद कि वो नष्ट हो गया, जस्ता नष्ट हो गया जो आप परत चढ़ाए थे, फिर भी जो आप सामान जिस पे आप जंग वो चढ़ाए हैं परत, वो खराब नहीं होगा। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं, कह रहे क्या आप इसका कारण बता सकते हैं। धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन है। मतलब क्या हुआ, धातु को और अच्छा अगर बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मिश्र धातु बनाना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे धातु को आपस में मिला के एक नया धातु बनाना पड़ेगा। इस विधि में हम इच्छानुसार धातुओं को अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अच्छा अपने अनुसार उसको बना सकते हैं। मिश्र धातु है कि नहीं, हमको क्या चीज़ का जरूरत है उस हिसाब से डाल के उसमें उसको उस धातु के अनुसार डालेंगे और मिश्र धातु हमारे अनुकूल बन जाएगा। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है। देखिए लोहा क्या है, सर्वाधिक उपयोग, सबसे ज़्यादा उपयोग में कौन सा आता है, लोहा आता है, ठीक है। लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। लोहा क्या बहुत उपयोग में आने वाला धातु है, ये बात मानते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसको कभी भी शुद्ध अवस्था में आप यूज नहीं कर सकते हैं, जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है। ये क्या होता है, अत्यंत नर्म। शुद्ध लोहा जो है अत्यंत नर्म होता है, इसको आप शुद्ध अवस्था में उपयोग ही नहीं कर पाइएगा। एवं गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खिंच जाता है। ये गर्म करने में क्या होता है, सुगमता पूर्वक खिंच जाता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन 0.05% मिला दिया जाता है तो ये कठोर एवं प्रबल हो जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे में कठोरता के लिए कौन से तत्व का यूज किया जाता है, तो लोहे में कठोरता के लिए कार्बन का यूज किया जाता है 0.05%। कितना, तो 0.05%। लोहे में कठोरता अगर भरना है तो उसके लिए क्या डालना पड़ेगा, तो कार्बन डालना पड़ेगा। लोहे में कठोरता के लिए क्या जिम्मेवार है, तो कार्बन जिम्मेवार है। याद रखिएगा कि लोहे में कठोरता के लिए कार्बन जिम्मेवार है। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने से हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता। आपका जो बालकनी का रेलिंग है वो स्टेनलेस स्टील है और वो किससे बना हुआ है, उसमें लोहा, क्रोमियम और निकेल। लोहे के साथ क्रोमियम और निकेल जब देते हैं वो जंगरोधी हो जाता है और बहुत कठोर हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा लोहे को कठोर अगर बनाना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कार्बन जिम्मेवार है। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। क्या होता है, अन्य पदार्थ मिला दिए तो उसका गुणधर्म बदल गया। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिला कर किसी भी धातु के गुणधर्म बदल सकते हैं। वास्तव में ऐसा है कि किसी भी धातु में कोई दूसरा धातु मिला दीजिएगा तो क्या होगा, उसका गुणधर्म बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे दूध में अगर चाय और चीनी डाल के, पत्ती डाल के, उसमें इलायची डाल के मसाला चाय बना लेते हैं तो बिल्कुल दूध से उसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है कि नहीं। ठीक उसी तरह यह पदार्थ धातु या धातु कुछ भी हो सकता है। मिश्र धातु बनाने के लिए ऐसा नहीं कि धातु का ही मिश्रण लेना पड़ेगा, धातु या धातु कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दो या दो से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को मिश्रा धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक, किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को। दो या दो से अधिक धातु का क्या होना चाहिए, सममांगी मिश्रण होना चाहिए, जिसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसे विलीन किया जाता है, फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है। पहले क्या क्या मिश्र धातु बनाया क्या जा सकता है, बनाया कैसे जाता है, देखिए बहुत अच्छा है कि इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु के, जैसे मूल धातु यहाँ क्या हुआ, जैसे लोहा से हमको स्टील बनाना है, लोहा को कठोर करना है तो मूल धातु यहाँ पर लोहा हो गया। मूल धातु वह धातु हुआ जिसमें आप बाकी धातु को मिलाएंगे, जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी उस मिश्रित धातु में, वो हुआ मूल धातु। मूल धातु को गलित अवस्था में लेना पड़ेगा एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों को निश्चित अनुपात में इसमें विलीन कर दिया जाता है। गलित अवस्था मतलब मेल्टेड फॉर्म में उसमें लिया जाएगा और बाकी धातु को उसमें मिलाकर अच्छी तरह से नया एक मिश्र धातु तैयार कर लिया जाता है। इसे कमरे के ताप पर छोड़ दिया जाता है। कमरे के ताप पर छोड़ दीजिए, ठंडा के वो फिर हार्ड हो जाएगा और जब जिसकी कल्पना नहीं करेंगे वो वैसा धातु बन के निकलेगा। आगे कहता है, देखिए बॉक्स वाला कभी कोई पूछ देता है, शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। शुद्ध सोने को क्या कहते हैं, 24 कैरेट। आपको आ जाएगा कि शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, ध्यान में रखिएगा।
ये काफ़ी नर्म होता है। ये क्या होता है, शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का होता है ना, ये काफ़ी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता। सोना और लोहा आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। क्या है कि ये क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इसको डायरेक्ट यूज करना संभव नहीं है। तो कैसे यूज करेंगे, इसे कठोर बनाने के लिए हमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। जहाँ आप लोहे को कठोर बनाने के लिए क्या करते थे, कार्बन का यूज करते थे, वहीं सोना जो 24 कैरेट होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उसको यूज में डायरेक्ट नहीं ला सकते। उसको कठोर बनाने के लिए हमें चांदी और तांबा का यूज करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन बना सकता है कि लोहे को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कार्बन का। वहीं गोल्ड सोने को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो चांदी और तांबा का। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि सोने के साथ और किस धातु को मिलाकर उसे कठोर बनाया जाता है, चांदी और तांबा। सोने गोल्ड को कठोर बनाने के लिए किन धातुओं का उपयोग किया जाता है, चांदी और तांबा का। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। आपको पूछेगा कि भारत में अधिकांशतः मोस्टली जो आभूषण बनाने के लिए यूज होता है वो कितने कैरेट का सोना होता है, तो 22 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन भारत में जो ज़्यादा आभूषण बनाने के लिए यूज होता है वो 22 कैरेट का होता है। इसका तात्पर्य है कि 22 भाग शुद्ध सोना, 2 भाग चांदी या तांबा मिलाया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, 22 देखिए होता तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का है, लेकिन वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है कि 22 कैरेट सोना का यूज किया जाता है। और 22 कैरेट सोना क्या हुआ कि 22 भाग सोना है और 2 भाग चांदी या तांबा है, यही हो गया और कुछ नहीं। यदि कोई एक धातु पारद है उसे मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। यदि कोई एक धातु पारद है, यदि आप पारा ले लेंगे ना तो उसका मिश्र धातु क्या हो जाएगा, अमलगम हो जाएगा। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक कम होते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध धातु की अपेक्षा जो उसका मिश्र धातु होता है उसका चालकता और गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। शुद्ध धातु की कंपैरिजन में जब उसका चालकता और गलनांक आप मिश्र धातु का निकालिएगा तो वो शुद्ध धातु की तुलना में बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ता CuNZ के मिश्र धातु पीतल एवं ताम्र एवं टिन की मिश्र धातु कांसा विद्युत का कुचालक है। ये क्या है, तांबा और जिंक सुचालक है, लेकिन इसका मिश्र धातु विद्युत का क्या हो गया, कुचालक हो गया। लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। वही बताए, तांबा विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है, लेकिन उसका जो मिश्र धातु है वो क्या होता है, कांसा, विद्युत का कुचालक हो जाता है। सीसा एवं टीन PbNSn की मिश्र धातु सोल्डर है। कई बार सोल्डर पूछा जाता है, सोल्डर किसका, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो PbSn का मिश्र धातु क्या है, सोल्डर है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। सोल्डर का उपयोग क्या होता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है, बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग, विद्युत तारों के परस्पर वेल्डिंग करने के लिए क्या किया जाता है, सोल्डर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये इस तरह से ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। कल हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।